आज से ठीक 6 साल पहले हैदराबाद में ऋषभ चीट फंड का जो मामला हुआ था वो शायद ही कोई भूला होगा। एक पति पत्नी ने लगभग 500 निवेशकों से करोड़ों का धोखाधड़ी किया था। आपको बता दें कि शैलेश कुमार गुर्जर और उनकी पत्नी नंदिनी ने ऋषभ चीट फंड के नाम पर 500 लोगों से लगभग 200 करोड़ का धोखाधड़ी किया था। निवेशकों का ना उन्होंने ब्याज दिया और ना रिटर्न दिया। मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो पता चला कि वो कंपनी रजिस्टर ही नहीं थी, एक अवैध तरीके से कंपनी चल रही थी। अब वहीं 5 साल बाद एक और बड़े घोटाले में शैलेश कुमार गुर्जर का कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। हम बात करें सुप्रीत इंटरप्राइजेस की। बात करूं हैदराबाद के सुप्रीत इंटरप्राइजेस की तो शांति कुमार चिल्लरी और आशीष कुमार की एक कंपनी बड़ी जमीन घोटाले विवाद को खड़ा कर दी। इस प्रमुख विवाद के केंद्र में इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड IIFL भी कहीं ना कहीं शामिल नजर आ रहा है, जो एक प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय निगम NBFC के अंतर्गत है। IIFL ने कथित तौर पर 15 करोड़ से अधिक मूल्य की एक प्रमुख संपत्ति की नीलामी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि संपत्ति को उसके बाजार मूल्य के एक अंश के लिए बेचा गया था, जिससे लेन देन की पारदर्शिता और वैधता पर सवाल खड़े हो गए। एक प्रमुख NBFC के रूप में IIFL को भी नीलामी को सुविधाजनक बनाने में अपनी भूमिका के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या प्रक्रिया के दौरान उचित परिश्रम किया गया था? क्या कुछ पक्षों को लाभ पहुंचाने के लिए संपत्ति का जानबूझकर कम मूल्यांकन किया गया था? हालांकि IIFL ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, लेकिन इस कथित अनैतिक लेन देन में कंपनी की भागीदारी ने इसकी प्रतिष्ठा को और जटिल कर दिया है। नीलामी में इसकी भूमिका और NBFC और सुप्रीत इंटरप्राइजेस के बीच कथित व्यवस्था को देखते हुए नियामक निकायों से मामले की गहन जांच करने की मांग बढ़ चुकी है। यह मामला, जिसमें सुप्रीत इंटरप्राइजेस और IIFL शामिल हैं, भारत के रियल एस्टेट बाजार में सत्ता, संपत्ति और कथित भ्रष्टाचार के चिंताजनक मेल को उजागर करता है। आशीष कुमार और शांति कुमार चिल्लरी द्वारा संचालित सुप्रीत इंटरप्राइजेस पर अनैतिक नीलामी प्रक्रियाओं और अवैध कब्जे के आरोपों ने इस बात पर गंभीर सवाल उठाए कि इतनी मूल्यवान संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता कितनी होती है। यदि जबरदस्ती संपत्ति की कम कीमत पर नीलामी और अवैध कब्जे के आरोप साबित होते हैं तो इसमें शामिल पक्षों की साख को भारी नुकसान हो सकता है और कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही इस विवादास्पद नीलामी में IIFL की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे वित्तीय क्षेत्र में सख्त निगरानी की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। यह घोटाला इस बात की याद दिलाता है कि वित्त और रियल एस्टेट दोनों में नैतिक शासन और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां संपत्ति का उच्च मूल्य संगठित प्रथाओं को प्रेरित कर सकता है। बात करूं मैं अगर शांति कुमार और उसके परिवार की, तो सुनने में ऐसा ही आया है कि पूरा परिवार ही जालसाज है, पूरा परिवार एक नंबर का धोखेबाज है। सूत्रों के हवाले से भी पता चलता है कि शांति कुमार चिल्लरी के बेटे आशीष कुमार चिल्लरी पर लड़कियों के शोषण के कई मामलों के इल्जाम भी लगे, पर पैसों के बल पर सारे आरोपों को दबा दिया गया। बात करूं आशीष कुमार चिल्लरी के बार और होटलों की, जिसमें द फिक्स बार, हेडक्वार्टर्स, लॉन्ग किचन, स्विफ्ट, सिंगासंद्रा जैसे और कई तमाम बार होटल्स हैं। सूत्रों से यह भी पता चलता है कि आशीष कुमार चिल्लरी की इस तमाम होटलों में लड़कियों के शोषण सहित तमाम तरह के गोरख धंधे भी हो रहे हैं, जिसका संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। बात करूं तो आशीष के ही पहचान वालों का मानना है कि आशीष कुमार चिल्लरी एक बहुत ही बड़ा अय्याश किस्म का आदमी है। अभी तक में कई व्यापारियों से सुप्रीत इंटरप्राइजेज ने लीज पर जमीन लेकर लगभग 24 करोड़ का घोटाला कर चुके हैं। फर्जी नीलामी भी की जाती है, लीज लेने के बाद ना रेंट दिया जाता है और ना ही कोई भरपाई की जाती है, और जिसके बाद फर्जी नीलामी में शांति कुमार के ही बेटे जाते हैं और 24 करोड़ की जमीन को 5 करोड़ में खरीदने का प्रस्ताव रखते हैं, जहां RBI के नियम के अनुसार नीलामी में कम से कम 3 पार्टियां होनी चाहिए, वहीं एक पार्टी पर नीलामी होना कहां हद तक सही है। वहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि शांति कुमार के बेटे आशीष कुमार का कई मामलों में नाम लिप्त था, जैसे कि लड़कियों के शोषण के मामलों में भी उनका नाम लिप्त रहा है, जिसे दबाने की कोशिश की गई है। अब ये कहां हद तक सही है ये जानना मुश्किल है। सुप्रीत इंटरप्राइजेस के नाम पर अभी तक कई व्यापारियों से जमीन उनके लीज पर लेने के बाद ना उन्होंने अभी तक किराया भरा और ना ही अभी तक उसका मूल ब्याज दिया। सुप्रीत इंटरप्राइजेस का जो भी अभी स्कैम चल रहा है, इस पर हम कुछ
विशेषज्ञों की राय लेंगे कि आखिर ऐसे मामले से कैसे हम बच सकते हैं और इस मामले पर उनकी क्या राय है। तो आइए हम बात करेंगे कुछ विशेषज्ञों से। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर अमित यादव जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीत इंटरप्राइजेस का जो मामला है उस पे उनकी क्या राय है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जैसा कि ऋषभ चीट फंड मामले के बारे में आपको जानकारी है और अब ये सुप्रीत इंटरप्राइजेस का जो मामला है जहाँ पे कि कई कंपनियों से जो है कई व्यापारियों से जो है वो लीज पे लिए ज़मीन और रेंट भी नहीं दे रहे और खाली भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या उसमें रास्ता निकल सकता है कि कैसे वो ऑक्युपाइड कर सकते हैं? इसमें विक्टिम को फर्स्ट प्रायोरिटी की उनके खिलाफ FIR दर्ज करावे और जो लीगल डॉक्यूमेंट है उनके पास उस आधार पे जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो मेरे पास रिकॉर्ड था उनका मैंने देखा उसमें 406, 419, 420, 467, 468 IPC की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता था। पूर्व में भी शायद इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है और उसी आधार पे इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और अभी जो लीज पे लेकर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसका भुगतान ये नहीं कर रहे हैं, तो इस पर अभी विक्टिम के पास यही विकल्प है कि वो न्यायालय जाए या तो थाने पर FIR करावें और इस पूरे स्कैम को जो बड़े स्तर पे स्कैम हो रहा है और पूर्व में जो स्कैम हुआ है उसको एनेक्जर करते हुए कार्रवाई करें। जैसे कोर्ट में मामला लंबित है और चीज़ों को ये है कि अब वो सोच रहे हैं कि कोर्ट का फैसला तुरंत आ नहीं सकता, कोर्ट तुरंत ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। और जैसा रेंट का मामला कि करोड़ों का रेंट में जाएगा 5-6 साल बाद अगर आएगा फैसला, तो इसमें कैसे वो अपने ज़मीन को बचा सकते हैं? कोई भी काम लीगल तरीके से ही किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में उनके पास जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उन्हें उच्च अधिकारियों के पास लेकर जाना चाहिए और उसी आधार पे उसको सॉर्ट आउट कराया जा सकता है। इसके अलावा तत्काल में कोई भी रिलैक्सेशन किसी भी पीड़ित को नहीं दिया जा सकता, ना ही किसी दम पे या किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से कांटेक्ट करके। इसका एक ही उद्देश्य है कि न्यायपालिका और न्यायालय के कारण ही उनको ये चीज़ों का रिलीफ दिया जा सकता है। अच्छा, अभी जो ये मामला है तो क्या क्या धाराएं, क्या क्या एक्ट लग सकते हैं? जो भी जालसाजी का जो डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाया है 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, भरोसे में लेकर धोखा देना, 420 जो उनके साथ इन्होंने छल किया है और अन्य धारा 419, 420, 467, 468 इन सभी धाराओं को नेक्जर करते हुए पार्ट बाई पार्ट जैसे जैसे जिन तरह चीज़ों को इन्होंने डॉक्यूमेंट शामिल किए उस आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट ऑफिसर किशन श्रीवास्तव जी। सुप्रीत इंटरप्राइजेस में बैंक की तरफ से जो भी चूक हुई है उनके बारे में हम जानते हैं, ऐसे फ्रॉड से, स्कैम से कैसे बच सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जैसे सुप्रीत इंटरप्राइजेस में बैंक की तरफ से लापरवाही देखा जाए या जो भी चूक हुई है, ये जानने की कोशिश मैं करूंगा कि बिना इंस्पेक्ट किए किसी विवादित जमीन पर बैंक लोन दे सकती है? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। डिफरेंट लेवल होते हैं पेपर चेक करने के। अगर कोई हम लैंड के ऊपर अगर कोई हम किसी तरह का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो पहले बात तो उस ज़मीन की ओरिजिनल आपके पास पेपर्स होने चाहिए और बैंक की तरफ से डिफरेंट स्टेज के होते हैं, वो चेक करते हैं। पहला ब्रांच लेवल पे चेक होता है, फिर वो उसके ऊपर रीजनल लेवल पे चेक होता है, उसके बाद फिर प्रोसेस होते हैं वो। अच्छा, इस मामले में ये भी हुआ है कि लीज पे लिया गया और EMI नहीं दिया गया, ऑनर की तरफ से EMI नहीं दिया गया क्योंकि जिन्होंने लीज पे लिया था उन्होंने रेंट नहीं दिया, तो जिसकी वजह से बैंक जो है नीलामी पे आई और नीलामी में सिर्फ एक लोग आए और 24 करोड़ की ज़मीन को 5 करोड़ में खरीदने का प्रस्ताव उन्होंने रखा। तो क्या ये नीलामी किस हद तक सही थी? देखिए, पहले तो नीलामी इस लेवल पे नहीं होता है। नीलामी के अपने एक प्रोसेस होते हैं। नीलामी के में क्या होता है कि जो पार्टी होती है उनको नोटिस जाता है प्रॉपर कि आपका इतने नीलाम हो रहा है और नंबर ऑफ पर्सन वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। वो RBI के नियम के हिसाब से भी होता है, बैंकिंग नियम के भी हिसाब से होते हैं, ठीक है। और रही बात इसकी कि एक बंदा गया, सब प्रोसेस एक बंदे पे ही हो गया, आधे में पैसा ले लिया, तो ये चीज़ बिना वहाँ पे बैंकर्स के इन्वॉल्वमेंट के कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ पे कोई ना कोई ऑफिशियल आपका इन्वॉल्व होगा तभी हो सकता है। बाकी ऐसे प्रोसेस में इस तरह की चीज़ें सुनने में नहीं आती हैं क्योंकि आप नीलाम कर रहे हैं और उसमें प्रॉपर हर लोगों की टीम होती है। बैंकिंग के बड़े अधिकारी होते हैं, सरकार के भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीलामी का प्रोसेस चलता है।
तो इस मामले में सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो ऐसे फ्रॉड से, स्कैम से मतलब कैसे बच सकते हैं, अवेयर कैसे हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले चीज़ क्या होता है कि तो एक बैंकर होने के नाते ये नियम होता है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें। डिफरेंट लेवल के लोग होते हैं। अब जैसे उनकी अकाउंट चेक करेंगे तो कुछ सीए से चेक करा सकते हैं कि इनके अकाउंट्स में क्या है। सीए आपको पूरा बता देंगे डिटेल कि उनका क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आपको ज़मीन के पेपर चेक करवाने हैं, घर के पेपर चेक करवाने हैं, तो आप अच्छे एडवोकेट्स कंसल्ट करिए। वो आपको बता देंगे कि इस पेपर में कहाँ क्या है, क्योंकि लॉ की बारीकियाँ और सबके अपने जो होते हैं वो अपने अपने काम में जो माहिर होते हैं वही बता सकते हैं। दूसरी बात है कि ये इस तरह की चूक नहीं हो या इस तरह की जो है घटनाएं नहीं हो कि कोई पैसा लिया नहीं भर रहा है, भाग गया, नीलामी होगा फिर उसमें भी सेटल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैंकर्स में बैंकिंग कंपनी ने आरबीआई के हिसाब से बहुत से लेवल होते हैं, वो बाहर भी लोगों को हायर करते हैं। जैसे ड्यू डिलिजेंस वाले हो गए, ये भी हायर करते हैं, ये भी जाके चेक करते हैं। अगर मेरा बैंकिंग का कोई अधिकारी अगर उसमें मिला हुआ है उस चीज़ को फ्रॉड के केस में, तो बाहर के लोग भी इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो देखिए, इससे बचने का सिंपल सा और साधारण सा उपाय है कि आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हो, चाहे वो एक आधार भी लोग ओरिजिनल खोजते हैं। ये तो ज़मीन है, घर है, उसका कागज़ ओरिजिनल होने चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी इसमें आपको लगता है कि कुछ कमी लग रही है या हमको कोई डाउटफुल है, तो उसको तुरंत उसको कैंसिल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीए जमुना शुक्ला जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि 5 साल पहले ऋषभ चीट फंड का मामला हुआ था, अब सुप्रीत इंटरप्राइजेज में लैंड स्कैम के बड़े घोटाले को देखा जा रहा है, तो आखिर उनकी क्या राय और इससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा, प्लीज बताएं। मेरा नाम अभय श्रीवास्तव है। अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और मुझे कुछ व्यक्त करने के लिए आप मौका दे रहे हैं, तो मैं आभारी हूँ आपकी। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ये जो स्कैम हो रहे हैं चिट फंड के खास, तो उसमें मैं पहले तो ये कहूँगी कि ये चिट फंड का कंसेप्ट पहले लोगों को समझना होगा क्या है। इसकी शुरुआत बहुत पुरातन काल से ही चला आ रहा है कि जैसे दिवाली फेस्टिवल मनाना है लेडीज़ को, गांव की लेडीज़ बहुत गरीब हैं, अब खर्चा वहाँ गिफ्ट देना है, सब देना है, तो वो अपना मनी हर महीने शुरू के, जैसे दिवाली बीता नेक्स्ट मंथ से वो अपना मनी हर कोई कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता था कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे दिवाली तक, सबका हर महीने 100 रुपया, जो भी उनकी कैपेसिटी है कि हमारा 5,000 में तब हम सब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कंसेप्ट से फिर आप देखते हैं किटी पार्टियां हैं, ये भी काइंड ऑफ चिट फंड है, उसका स्वरूप है जो समझना अगर हम चाहें कि पैसा सब लोग अपना कंट्रीब्यूट करते हैं और जिसको उसमें एक सिस्टम होता है कि चिट निकाला जाता है। अब वो 2-3 तरीके से चलती है चिट फंड। एक तो ये तरीका है कि चिट निकाला तो वो सारे पैसे, जैसे 20 मेंबर है, हर महीना 5,000 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपया हो जाएगा, तो जिसका चिट में नाम निकला उसको पैसा मिल जाएगा। ये एक तरीका होता है। और एक आपने सुना होगा बीसी, मैंने चूंकि मैं बॉम्बे से हूँ, मैंने हर गलियों में बीसी चलते देखा। उसमें ये होता है, चीज यही होती है, 20 मेंबर हैं, 5-5 हजार के मान लो, तो उसमें बोली लगती है कि ये कितने में खरीदेंगे। जैसे 1 लाख को कोई 80,000 में खरीद रहा है, कोई 75 में, तो सबसे जो कम, मतलब आप समझ रहे हैं ना, कम बोली वाला, मतलब हाई प्राइस, वो फॉरगो कितना कर रहा है, 75 में ले रहा है, यानी वो 25,000 फॉरगो कर रहा है। तो वो 25,000 भी वो पूरे 20 मेंबर में बंटता है, लेकिन अगले को मिलता तो 75 है। पर अगर आपकी अर्जेंसी है तो आप खरीदते हैं, महंगी बीसी खरीदते हैं, उसको कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक कहीं ना कहीं बेचारे जिसकी जरूरत थी वहां घाटा शुरू हुआ। अब ऐसे तो ये चल रहा था मोहल्ले में, गलियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। फिर सरकार को और सोसाइटी को समझ आया, बड़े बड़े जो फाइनेंसर थे उनको समझ आया कि ये तो बड़ा अच्छा है, इसको हम कॉमर्शियलाइज करते हैं। तो ये चिट फंड्स फिर आने शुरू हुए जो कॉर्पोरेट के रूप में आए। अब उसमें क्या हुआ, लोगों ने जुड़ा, अब वहाँ पे पर्पसफुल, अब वहाँ ज्यादा लोग जुड़ने लगे कि चलो ये बीसी है, चिट फंड है, उसमें चिट के वो स्वरूप उनके बायलॉज में लिखा है। अब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये किस तरह का है, आपको सूट करता है तो पब्लिक ने इन्वेस्ट किया कि आप मेरे को जब जरूरत होगी मैं इसको खरीद लूंगा, या मेरा कोई पर्पस के लिए भी
चिट फंड होने लगा कि हम ये लैंड खरीदेंगे, इस पे खेती करेंगे, जो प्रॉफिट होगा सारे मेंबर्स में जाएगा, या एनी पर्पस से भी आपके चिट फंड के कॉर्पोरेट जो बड़े जब ये स्वरूप लेने लगा। अब जो आज आप स्कैम देख रहे हैं, तो उसमें अब क्या हुआ कि जो पहले एग्जीक्यूटिव्स थे वो बेईमानी करके भाग गए लोगों का पैसा जुटा के। अब यहाँ से सरकार को लगा कि बहुत बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया, विश्वास किया लोगों पे, एग्जीक्यूटिव्स जो हमने ट्रस्ट करके दिया था पैसा कि ये पर्पस के लिए ये करेंगे, और वो नहीं हुआ, पैसा लेके भाग गए। या दूसरा रिस्क ये भी रहता है कि हम एक रिस्क ही लेते हैं। वंस यू डिपॉजिट इन चिट फंड तो हम ये रिस्क बहुत बड़ा लेते हैं कि अगला कोई एक मेंबर, जैसे मैंने चाहे किटी की बात की चाहे बीसी की, कोई एक मेंबर नहीं भरेगा तो वो तो पैसा आपका गया, और धीरे धीरे बीसी आपकी डगमगाने लगी। मेंबर जब बेईमानी करने लगता है, जो पैसा पहले ले लेता है ना वो अमूमन बेईमानी करता है, वो तो पहला लास्ट का 5 उसने जितना महंगा लिया वो नहीं देगा। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे उसमें बेईमानी का चांस बहुत ज्यादा है, और कोई कंट्रोल बड़े लेवल पे नहीं था, कोई नहीं, एग्जीक्यूटिव उसको कौन पकड़े, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं था। तो एट लास्ट फिर ये जब समझ लीजिए 1.5-2 साल पहले जब ये बड़े स्वरूप में, खास साउथ इंडिया में ये बहुत तेज प्रसार हुआ इस स्कीम का, तो वहाँ स्कैम भी हुआ। स्कैम हुआ तो सरकार को बीच में आना पड़ा, तो नेशनल एक्ट बना, चिट फंड एक्ट बना 1982 का, जो है वो गवर्न है सेंट्रल एक्ट, लेकिन उसका पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत ही है, पर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर उसको अब गवर्न कर। अच्छा मैम, जैसे ऋषभ चीट फंड का जो केस हुआ था 5 साल पहले, तो बाद में जब वो पता चला तो वो अनरजिस्टर्ड कंपनी थी, तो एक कॉमन मैन ये कैसे पता करेगा कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं? आप कभी भी उनको वो ब्रोशर तो देते ही हैं, और आजकल तो बहुत अच्छा हो गया। मैं मानती हूँ पहले के लोगों को धोखा हुआ है, आप गूगल में एक एक चीज सर्च कर सकते हैं, और गूगल में भी देखिए वहां भी स्कैम होता है सर्च करने में, एप्स भी स्कैम वाली बनती हैं। तो आपको है ना बहुत उसको 3-4 एक्सपर्ट से डिस्कस करना चाहिए। आप जो ऐप भी बनती है तो उसको देखिए कि कितना व्यू हुआ है उसका, कितने लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया है। जितना ज्यादा व्यू वाला रहेगा ना वो ट्रस्टवर्दी होता है। ये अच्छा मैम, जैसे सुप्रीत इंटरप्राइजेज में एक फेक ऑकेशन करके 24 करोड़ के लैंड को 5 करोड़ में लिया गया, तो ऐसे मामले में अब ये हुआ कि कोर्ट में वो मामला चला गया, केस चला गया, तो उनका 2.5 करोड़ भी गया और जमीन भी अभी उनके पास नहीं हो रही है। तो मतलब ऐसे मामले में क्या मतलब वो रिकवरी कैसे होगी, लैंड की या मनी की, या होगी भी कि नहीं? देखिए, ये तो पहली बात 24 करोड़ की लैंड उनको 5 करोड़ में कैसे मिल गई, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। क्या इसका आपका पास आंसर है? तो मैं ज़्यादा क्लैरिटी से आंसर दे सकूंगी। यानी वो फेक एंट्री दुनिया को दिखाने के लिए थी, और कम से कम 5 करोड़ निकाल लेने की थी। कुछ भी उन्होंने फर्जी कागजात प्रस्तुत करके वो लैंड का पैसा उन्होंने एडवांस के रूप में दिया। बाद में वो कहीं ना कहीं से उनके पास वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में कई स्टेप होते हैं। आपके साइबर क्राइम में भी एक बार पैसा गया तो फटाफट उस पैसे को वो कहीं इधर उधर कर देते हैं। तो सेम चीज यहाँ हुई है। अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष और समाज सेविका सीमा चौधरी जी। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि चीट फंड और जो सुप्रीत इंटरप्राइजेस का भी मामला चल रहा है हैदराबाद में, आखिर एक यूथ के तौर पर इनका क्या उस पर रवैया और क्या रुख रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। जी नमस्ते। जैसा कि सुप्रीत इंटरप्राइजेज में 24 करोड़ का भी घोटाला हुआ है जमीन को लेकर, कई बिजनेसमैन की जमीन लीज पर लेकर रेंट नहीं दिया गया और 24 करोड़ के जमीन को 5 करोड़ में खरीदने की कोशिश किया गया, तो इस पर मतलब क्या आप अवेयरनेस के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आज के यूथ को? देखिए, ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और तुरंत ही वो सोचते हैं क्या है। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे युवा है या यूँ कहो कि लोग हैं जो कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि जो हम मतलब करोड़पति बन जाए, हमारे पास पैसे आ जाए, क्योंकि भागम भाग इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो कमाना नहीं चाहते हैं, समय नहीं देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है ये फ्रॉड। ये फ्रॉड अपने आप में एक चीज़ दर्शाता है कि आप समय दीजिए, पहले कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले जानकारी लीजिए। अगर आप जानकारी नहीं लेते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, और सबसे ज़्यादा आपके साथ साथ आपका परिवार भी। भाई आपकी एक पूंजी है, हमने मान के चलो अपने पूरे लाइफ की एक पूंजी इकट्ठा किया, उसे कहीं इन्वेस्ट किया, और क्योंकि परिवार का सभी परिवार का उसमें हिस्सा है, और हम इन्वेस्ट कर देते हैं लालच में पड़ के,
माना कि हम उनके फायदे के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन जब मेरा फ्रॉड होता है, पैसे हमारे डूबते हैं, तो हमारे पूरे परिवार का भविष्य भी दांव पे लग जाता है। हम तो यही कहेंगे कि आज के दौर में आप करो इन्वेस्ट, लेकिन जांच पड़ताल करके। आप सरकारी चीज़ों में, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रॉड तो देखो हर जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आपको सिक्योरिटी मिलता है। तो ये जो कम समय में ज़्यादा करोड़पति का बनने का जो लालच है ना, ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी जो भविष्य होता है खतरे में डाल देंगे। अच्छा, सुप्रीत इंटरप्राइजेज में जैसे कई बिजनेसमैन के साथ धोखाधड़ी हुआ, 24 करोड़ का जमीन का घोटाला हुआ, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि वो बिजनेसमैन हैं, उनको भी प्रॉफिट ही दिखता है। हमें नहीं कहेंगे, लोग प्रॉफिट लॉस दोनों लेके चलते हैं, लेकिन उनको वही लालच ज़्यादा कमाने की। वो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको तो अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, अच्छे तरीके से उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रपोजल इतने लुभावने थे कि ये लोग भी आसानी से उसके झांसे में आ गए, और वो लोग भी इस फ्रॉड के शिकार हो गए। अच्छा, आज के यूथ को जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या आप राय देना चाहेंगे? मैं तो यही करूँगी कि कहूँगी कि कीजिए, ज़रूरी है, क्योंकि हम अपना फ्यूचर, अपने परिवार के फ्यूचर को लेके ही चलते हैं। तो आप कीजिए, जांच पड़ताल करने के बाद कीजिए, अच्छे तरीके से उसके बारे में समय लीजिए, पहले जांचिए पड़तालिए, लोगों से राय लीजिए, उसके बाद जो है, क्योंकि हर क्षेत्र में लोग अभी एक्सपर्ट बैठे हैं, उनसे राय लीजिए। क्योंकि कभी न कभी क्या होता है कि जो चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं, सामने वाला देख लेता है। तो आप इन्वेस्ट करें, और ज़्यादातर कोशिश करें कि सरकारी चीज़ों पे, जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करें, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सिक्योर हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये पूरा मामला था सुप्रीत इंटरप्राइजेस का, जहां पर ऋषभ चीट फंड के शैलेश गुर्जर का भी नाम पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आ रहा है। हमने विशेषज्ञों से बात की, जहां हमने लॉयर अमित यादव जी से बात किया। उन्होंने बताया कि इस पर कोई भी तुरंत कार्रवाई नहीं हो सकती है, कोर्ट में मामला लंबित है, और 416, 420 की धारा जैसे ऋषभ चीट फंड में लगी थी, वो उसी तरह इस पर भी लगेगी। जहां मैं बात करूं अगर बैंकर किशन श्रीवास्तव जी की, तो उन्होंने कहा कि कोई भी बैंक किसी भी विवादित जमीन को लोन नहीं देगी, और बिना इंस्पेक्शन किए लोन कोई भी बैंक नहीं देती। तो कहीं ना कहीं हद तक उनका ये कहना था कि इस मामले में बैंक की भी मिली भगत है। वहीं अगर बात करूं मैं अगर सीए जमला शुक्ला जी की, तो उन्होंने कहा कि इसमें जीत जमीन के मालिक की ही होगी, पर जब तक फैसला आएगा उन्हें घाटा बहुत हो चुका रहेगा। क्योंकि अभी जहां इसका रेंट लाखों में है, तो 5 से 6 साल बाद इसका किराया करोड़ों में जाएगा। आखिर वो देगा कौन, ये फैसला अदालत करेगी।